हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल का अड्डा पर। मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1, इशिका द कॉल ऑफ डेथ। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। आई होप आपको पसंद आए। एक बहुत ऊंचा सा झरना जिसके ऊपर से पानी बहुत तेजी से नीचे सागर जैसे बहती नदी में गिर रहा था। झरना इतना ऊंचा था कि वहां से आसमान में उड़ रहे सफेद बादलों को आराम से छुआ जा सकता था। वहां चल रही तेज हवाओं का शोर, तेजी से गिरते हुए पानी की कलकल की आवाज और उस घने जंगल के चारों तरफ गूंज रही माउथ ऑर्गन की एक धीमी मगर डरावनी सी धुन वहां के खूबसूरत वातावरण को डरावना बना रही थी। दूर दूर तक फैले पानी में कुछ छोटे बड़े पत्थर मजबूती से पड़े हुए थे, जो तेजी से बह रही नदी का रास्ता काट रहे थे। उन्हीं पत्थरों के ऊपर एक शख्स पूरे काले रंग के कपड़ों में बैठा माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसका लगभग पूरा चेहरा ब्लैक हुडी की बड़ी सी कैप से ढका हुआ था। उसके चारों तरफ उड़ रहे हल्के हल्के फॉग उसे डरावना बना रहे थे। चारों ओर छाई बदली कुछ डरावना होने का एहसास करवा रहे थे। उसी शख्स के बगल लगभग 2 कदमों की दूरी पर एक चपटे से पत्थर पर खून से रंगी सफेद शर्ट और ब्लैक पेंट में एक शख्स जो कि लगभग 28 साल का होगा, पेट के बल बेहोश पड़ा हुआ था। उसके घावों से निकलता खून पानी के तेज बहाव के साथ नीचे की तरफ बह रहा था। चौकोर से पत्थर पर बैठा शख्स माउथ ऑर्गन बजाता हुआ बेपरवाही से खाई जैसे झरने के किनारों पर अपने पैरों को नीचे लटकाए हुए फटे और खून रिस रहे लाल होठों की परवाह किए बिना वो डरावनी सी धुन बजा रहा था, जिसकी आवाज से कारण आसपास की चिड़ियों का शोर शांत हो गया। कुछ देर बाद पानी के तेज बहाव के कारण पत्थर पर पेट के बल पड़े शख्स को होश आया। उसके कानों में भी वो डरावनी सी धुन पड़ी जिसे सुन वो डर गया। उसने डरते हुए अपना सिर बाएं तरफ घुमाया और धीरे से उठने की कोशिश करते हुए अपने से 2 कदम की दूरी पर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की। उसके सिर से निकलता हुआ खून उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। तभी जंगल में चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन लड़के के डरे हुए चेहरे पर खुशी छा गई। वह कमजोर सी हंसी हंसते हुए माउथ ऑर्गन बजा रहे शख्स को देखकर बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे पकड़कर। आज तुम्हें दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अफसोस, तुम्हारी मौत के बाद लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे। उसकी बात सुन पत्थर पर बैठे शख्स ने माउथ ऑर्गन अपने होठों से हटाया और सिर ऊपर कर सामने देखने लगा। थोड़ी देर तक आसमान को देखने के बाद वह शख्स पत्थर पर से उतरा और दूसरे पत्थर पर पेट के बल पड़े शख्स के बगल बैठ गया। उसे अपने पास बैठते देख पत्थर पर पड़े शख्स ने उसे मारने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह चोटिल होने के कारण वो नाकामयाब रहा। उसकी कोशिश देखकर हुडी वाला शख्स अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने घुटने पर रखे हाथ को उसके खून और पानी से भीगे बालों में फेरते हुए धीमी आवाज में बोला, डर लग रहा है मिस्टर वालिया। उसकी आवाज सुन पत्थर पर पड़ा शख्स हैरान रह गया। उसने उठने की कोशिश बंद कर दी और जल्दी से अपना सर घुमाते हुए अपने बगल में बैठे सनकी शख्स को देखने लगा, जिसने 1 घंटे में उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी। बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा ना यश। उसकी बात सुन तो वो जैसे सदमे में चला गया हो। उसे अपने शरीर का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने झट से खुद को सीधा किया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने सामने बैठे शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की। उसे खुद को देखने की उत्सुकता ने उसके खून से सने हुए होठों की मुस्कुराहट बढ़ी कर दी। उसने अपना खून से सना हाथ पीछे किया और अपना चेहरा यश के आगे कर दिया, जिससे यश खुद कैप उसके सिर से हटा सके। यश ने पहले उसके मुस्कुराते होठों को देखा, जिसने उसे किसी की याद दिला दी। उसकी आंखों में अब एक अनजाने से डर ने जगह ले ली, जिससे उसके हाथ हवा में रुक गए। उस शख्स ने जब उसके हाथों को आगे बढ़ते नहीं देखा तो अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ते हुए हुडी की कैप पीछे खिसका दी। कैप पीछे होते ही उसके कंधे तक आते हुए छोटे भीगे बाल चेहरे पर लटकने लगे। उसका चेहरा देखते ही पत्थर पर पड़े यश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम उसकी हैरानी देख लड़की उसे देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। पहचान लिया तुमने मुझे, मैं तुम्हें याद हूं यश कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और पागलपन था। उसका पूरा चेहरा दूसरों के खून से सना हुआ था। यश उसका बिहेवियर और उसका खून से रंगा चेहरा देख सदमे में चला गया। तुम ऐसी क्यों? लड़खड़ाती जुबान से वो बस इतना ही पूछ पाया। उसका सवाल सुन वो एक बार फिर से हंसी और अचानक ही उसका बाल पकते हुए गुस्से से दहकती आंखों से देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से यश, तुम्हारी वजह से। यश एक बार फिर हैरान रह गया, उसकी बातों से नहीं, उसके इस तरह बाल पकने से। नो, योर नॉट इशू।
यस, आई एम नॉट योर ब्लडी इशू, आई एम इशिका। इशिका द कॉल ऑफ डेथ कहते हुए उसके होंठ एक साइको की तरह हरकतें करने लगे। उसकी ये हरकतें यश बहुत ध्यान से देख रहा था। जब उसे उसका पागलपन वाला चेहरा देखा नहीं गया तो उसने अपनी नजरें फेर ली। इशिका ने उसके बाल छोड़ दिए और आसमान को देखते हुए हंसने लगी। उसने हंसते हुए तेज आवाज में कहा, आज ये कहानी यही खत्म होगी और गवाह बनेंगे ये नजारे। उद्धरण चिन्ह कि एक लड़की ने अपनी मोहब्बत की कहानी अपने हाथों से खत्म कर दी। फिर यश के खून से लथपथ चेहरे को देखते हुए अपना सिर घुटनों पर रखते हुए बोली, कहते हैं कि मोहब्बत आबाद भी करती है और बर्बाद भी। तेरे शौक ने बहुतों के दिल तोड़े, लेकिन गलती कर दी उनमें मुझे शामिल करके। तेरी झूठी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया। देख, आज मैंने तुझे भी उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सही किया ना मैंने यश। यश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी नजरें चुराने लगा। गोलियों की आवाज अब काफी पास से आ रही थी। यश ने बिना किसी भाव के धीरे से उठते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी जान। मुस्कुराते हुए इशिका ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बात से यश को झटका लगा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम बच जाओगी? बचना किसे है? उसकी बात पर यश ने हैरानी से उसे देखा। तुम अभी 27 साल की ही पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, लेकिन मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रही। उसने और ज्यादा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तुम्हारी माँ। उसके इतना कहने की देर भर थी कि इशिका ने उसे खींचते हुए जोर से सामने पड़े पत्थर से भिड़ा दिया। यश सन रह गया। उसने हैरानी से इशिका को देखा, जो कमर पर दोनों हाथ रखे गुस्से को कम करने के लिए आसमान को देख रही थी। उसने अपनी गुस्से और नफरत से भरी लाल आंखें खोली और अपने पैरों पर बंधे चाकू को निकालते हुए फुर्ती से उसके सीने के बीचों बीच उतार दिया। यश दर्द से चीख पड़ा। इशिका ने उसके सीने के बीचों बीच दिल से थोड़ा ऊपर वार किया था, जिससे वो धीरे धीरे मरे। यश के सीने में बहुत दर्द हुआ, उसके पैर पानी में झटपटाने लगे। खंजर सीने में घुसते ही उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। उसने छटपटाते हुए इशिका का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन इशिका ने हटाने के बजाय खंजर और अंदर घुसा दिया। उसे दर्द से छटपटाते देख इशिका ने हंसते हुए पूछा, कैन यू फील पेन? यश, वह अपने सवाल का जवाब पाने के लिए खून से सने चेहरे को क्यूरियोसिटी से देखने लगी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक बार फिर से गुस्सा आ गया। उसने अपने चोटिल और खून से सने हाथों का मुक्का कसकर बांधते हुए एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारा। यश फिर से तड़पते हुए आगे की तरफ झुक गया और उसके मुंह से एक बार फिर खून की उल्टी हो गई। उसका पूरा शरीर सीने से बह रहे खून से लाल हो गया, लेकिन ना जाने क्यों उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब से भाव थे। उसका अभी भी कुछ ना जवाब देना इशिका के पागलपन को और बढ़ा गया। उसने अपनी रुकती हुई सांसों के साथ हकला कर कहा, यू डिस्ट्रॉयड मी इशिका, आई विल किल यू, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, कम ऑन किल मी। इशिका ने भी उसके करीब होते हुए झट से जवाब दिया। यश ने सीने में धंसा खंजर एक झटके से बाहर खींच लिया और कसकर हाथों में पकड़ते हुए ताकत जुटाने लगा। उसे मारने के लिए इससे पहले वह वार कर पाता। एक साथ कई गोलियां चलने की आवाज आई। इसी के साथ पत्थर पर टिक कर बैठे यश के करीब बैठी इशिका तुरंत ही उसके ऊपर गिर पड़ी और यश के हाथों में लिया खंजर इशिका के सीने में घुस गया। यश, जो उसे मारने की हिम्मत जुटा रहा था, उसे इस तरह गिरते देख उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने डरते हुए तुरंत खंजर से अपने हाथ हटा लिया और हैरानी से अपने पीछे देखा तो वहां से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर खड़े लोग एक दूसरे पर गन फायरिंग कर रहे थे। तभी उसे इशिका के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से सिर पीछे लेते हुए उसके चेहरे को देखा। इशिका उसकी आंखों में डर देखकर हंसते हुए बोली, यू स्कैर्ड। उसकी दर्द से भरी छोटी सी हंसी तेज हो गई। वो यश के पीछे पत्थर पर दोनों हाथ टिकाए रुकती हुई सांसों के साथ बोली, तुम्हें मेरी मौत ने डरा दिया यश। उसकी बंद होती आंखों और धीमी सांसों को देखते हुए यश ने उसे छूने की कोशिश की, तो इशिका ने मुस्कुराते हुए खुद को ढीला छोड़ दिया और अगले ही पल यश के बाईं तरफ तेजी से बहते हुए पानी में गिर गई। उसकी पीठ और सीने से निकलता खून पानी को पूरी तरह लाल करने लगा। यश ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा तो वो पानी के बहाव के साथ झरने की तरफ जा रही थी। उसने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर में बेतहाशा दर्द हुआ। उसके हाथ पैर पहले से ही बुरी तरह से जख्मी थे, इसलिए वह चाहकर भी हिल ना सका। उसने अपनी गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से उसे बहते देख कुछ कहना चाहा।
एम वह अपने आखिरी शब्द भी नहीं पूरा कर सका और उसकी सांसें थम गई। यश का शरीर सरक कर पानी में गिर गया और वह भी नदी के तेज बहाव के साथ झरने की तरफ बहने लगा। इशिका झरने से नीचे गिर गई और तेजी से झरने की ऊंचाई से समुंदर जैसे गहरे पानी में जा गिरी। पानी में गिरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आई विश, उसके दिल में बस इतना ही कहा और उसकी सांसें पूरी तरह से थम गई। वो अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं बोल सकी। थैंक यू सो मच। कहानी का फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा प्लीज आप सब कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय। एपिसोड 2 जबरदस्ती। अब आगे। इशिका की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी धुंधली आंखों से सिर्फ इतना देखा कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती कुछ पिला रहे थे। जब तक इशिका होश में आती, उन लोगों ने उसे कोई लिक्विड पूरी तरह से पिला दिया। अब वह न तो हिल पा रही थी और न ही सही से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। इशिका की आंखें एक बार फिर से बंद हो गई। अचानक इशिका के चारों तरफ सफेद धुंध छा गई। उस धुंध में से एक अप्सरा जैसी लड़की सफेद लिबाज में सामने आई। इशिका हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि वो लड़की किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत और सफेद रंग के लंबे से लिबादे में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। लेकिन उसके खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखों में पछतावे भरे आंसू और चेहरे पर मायूसी बता रही थी वह कि वो दुखी है। उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं इस क्रूर दुनिया में जी नहीं सकती, इसलिए अब से मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे रही हूँ। तुम अभी भी बच सकती हो, खुद को बचा सकती हो। उसकी बात सुन इशिका ने हैरानी और गुस्से में कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जिंदगी। अगर जिंदगी ही चाहिए होती तो मौत को गले ना लगाती। उस लड़की की आंखों में आंसू बह गए और वह मायूसी से धुएं में गायब हो गई। इशिका चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जिंदगी। सामने आओ, मुझे नहीं जीनी है जिंदगी। कौन हो तुम? इशिका ने हिलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में एक बेतहाशा दर्द महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसे लगा जैसे उसकी सांसें ही उखड़ गई। उसने जोर से सांसें लेते हुए अपनी गर्दन पीछे की तरफ झुका ली और धीरे धीरे अपने आंखें खोलने की कोशिश की। उसे अधखुली आंखों से किसी का बहुत धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जो उसकी बॉडी को हर जगह से छू रहा था। वो अपनी आंखें पूरी तरह से नहीं खोल पाए, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई कि जो भी उसके साथ हो रहा है, जरूर कुछ बहुत ही गलत है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी उंगलियां तक ना हिला सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बॉडी के साथ खेल रहा है, जिसे महसूस कर उसने अपने हाथों की मुट्ठी बहुत मुश्किल से बंद की। उसकी धुंधली आंखों से आंसू बह गए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे ना। नहीं। उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। मैमा, कहते हुए वो अंदर ही अंदर रोने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका दर्द हल्का कम हुआ। वह देखना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस ना तो अपने चेहरे से कोई हरकत कर पा रही थी और ना अपनी आंखें खोलकर किसी को देख पा रही थी। उसे अपनी हालत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जो भी उसकी बॉडी को टच कर रहा है उसे आग लगा दे। जो चोट उसकी आत्मा में पहले से ही लगी हुई थी, उसे फिर से हरा किया जा रहा था। बहुत मुश्किल के बाद वो अपनी हाथों की मुट्ठी कस पाए। उसने मुट्ठियां इतनी कसकर बंद कर रखी थी कि उसके हाथों की नसें तक दिखाई देने लगी। किसी के बड़े और सख्त हाथों ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठियां खोलते हुए उसके हाथों में अपने हाथ फंसा लिया। मैमा, बहुत धीमी आवाज उसके मुंह से निकली। घंटों तक उसके कराहने की आवाज और सिसकने की आवाज कमरे में गूंजती रही। फिर वो घुटते हुए बेहोश हो गई। अपनी बॉडी पर ठंडक महसूस कर इशिका को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसे अपनी बॉडी पर बारिश की ठंडी बूंदें महसूस हुई। थोड़ी मुश्किल के बाद उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो उसे अपने सामने हरी घास पर पड़ते हुए पानी की बूंदें साफ दिखने लगी। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली तो उसे कुछ औरतें और खुला हुआ मैदान दिखाई दिया। तभी उनके बीच में से एक धुंधली और पतली सी आकृति निकलकर सामने आई और जल्दी से उसके करीब आकर रोते हुए सभी से कुछ कहने लगी। उसके बाद कमजोरी और ना जीने की ख्वाहिश ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। उसने कोशिश ही नहीं की कि वह वहां से उठे। लड़की जल्दबाजी में लोगों की मदद से इशिका को कहीं लेकर चली गई। एक बार फिर चारों तरफ सफेद धुंध छा गई। वो अप्सरा जैसी लड़की फिर से दिखाई दी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। जब उसने इशिका की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था।
और मेरी ही वजह से आज तुम्हारे साथ। कहते हुए वो चुप हो गई। तुम बहुत मजबूत हो, तुम अब भी अपनी जिंदगी जी सकती हो। वो लड़की आगे कुछ कहती इससे पहले इशिका की गुस्से भरी आवाज धुंध में गूंजी। मुझे नहीं जीनी थी जिंदगी, मैंने नहीं मांगी थी किसी से जिंदगी, मुझे पता है कि अब तुम क्या कहोगी। मेरे परिवार वाले और मेरे अपनों का ध्यान रखना। इशिका गुस्से से तमतमाते हुए उसके पास आकर बोली, गलती कर दी तुमने मुझे अपनी जगह देकर। जिसने भी मुझे तुम्हारी ये जिंदगी दी है उसे शर्म आएगी खुद पर कि आखिरकार क्या सोचकर उसने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। ना तो मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए और ना ही मैं तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति मिलने दूंगी। तुम यही रहकर मेरे साथ हर पल तड़पोगी। मुझे अपनी जगह देने से पहले तुम्हें मुझे जानना चाहिए था। अब तुम यहीं रहकर अपने परिवार वालों की मौत देखोगी। तुमने तो मरकर हर चीज से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अपनी जगह मुझे देकर यह सब बर्दाश्त करने के लिए मुझे सामने कर दिया। सबको सजा मिलेगी, उसे जो तुम्हारा अपना है और उसे भी जिसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी है। निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत घुटन हो रही है। किसी ने मुझे छुआ, उसने मेरे शरीर को अपने गंदे हाथों से टच किया, दूर करो उसे मुझसे। उसे तड़पता देश आत्मा रोने लगी। इसका उसका रोना सुन चिल्लाते हुए बोली, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, क्यों? कुछ इस तरह चिल्लाते और तड़पते देख वो लड़की कुछ कह ना सकी और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। इशिका की आंखें धीरे धीरे शोर शराबे के कारण खुली। वो खुद को पूरी तरह से होश में ला पाती उससे पहले ही उसे किसी ने खींचकर खड़ा कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। वह अभी इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उसके गालों पर एक थप्पड़ लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार वह इतनी देर से खुद को संभाल क्यों नहीं पा रही थी। उसने अपना सिर झटका, तब जाकर उसे कहीं वहां का विजन क्लियर हुआ और कानों में लोगों की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। बेशर्म लड़की, इतने बड़े नगर की राजकुमारी होकर ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाई थी। उसने अपनी नजरें ऊपर कर उस औरत को देखा जो कब से उस पर चिल्लाई जा रही थी। उसे इतना तो पता चल चुका था कि वह किसी और के शरीर में है, लेकिन कहाँ है, किसका शरीर है, ये सब अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ पाया था। उसने नासमझी से अपने पास बैठी लड़की को देखा जो उसे कंधे से सहारा देकर बैठी हुई अपने सामने रानी के लिबास में खड़ी औरत को कुछ सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तभी उस औरत जिसने एक रानी की तरह लाल रंग का लंबा सा शाही लिबास पहना हुआ था, उस पर की गई सोने की कढ़ाई, सर पर चमकता हुआ शाही ताज, चेहरे पर रानियों जैसा नूर, लेकिन आंखों में छुपा हुआ शैतानियत का ऐसा भाव जिससे एक जानकार इंसान भी धोखा खा जाए। इशिका ने अपने चारों तरफ देखा तो वहां कई सारी राजकुमारियों के लिबाज में खड़ी लड़कियां, उनके पीछे खड़ी दासियां और सबसे आगे खड़ी हुई एक रानी जो कब से आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थी। तभी उनमें से राजकुमारियों वाले लंबे से लबादे में खूबसूरत सी लड़की ने गुस्से से कहा, सैनिकों ले चलो इसे। दो सैनिक जल्द ही इशिका की दोनों बाहें पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए बड़े से शानदार कमरे से बाहर ले गए। बड़ी सी शाही सभा जहां पर बड़े बड़े पद वाले मंत्री और सेनापति शाही तरीके से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उसी सभा में पर्दे के पीछे खड़ी हुई महल की कई सारी औरतें और रानियां सभा में बैठे हुए किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसी सभा में बड़े से ऊंचे स्थान पर लगा हुआ दो सोने का शाही सिंहासन, जिस पर सोने से जड़ित लंबे से शाही लिबास में राजा और रानी गंभीरता से बैठे हुए थे। राजा की आंखों में गुस्सा और रानी के आंखों में घृणा के भाव थे। दो सैनिकों द्वारा बड़े से द्वार से इशिका खींचते हुए लाया गया और उसे राजा के सामने छोड़ दिया गया। इशिका आश्चर्य से चारों तरफ देख रही थी। शारीरिक कमजोरी के कारण सैनिकों के द्वारा छोड़े जाने के बाद वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वो अभी चारों तरफ देख रही थी कि वहां राजा की गुस्से वाली कठोर आवाज गूंजी, राजकुमारी अरण्या, हमें आपसे ये आशा नहीं थी। एक राजा की पुत्री होकर ऐसी गुस्ताखी आपसे हुई कैसे? इशिका ने दमदार आवाज सुन सामने देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो किसे कह रहे थे। उसने चारों तरफ देखा तो सभी उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। राजा ने जब उसे इधर उधर देखते हुए पाया तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, राजकुमारी अरण्या, आप में जरा भी शर्म बाकी है या नहीं? मंगेतर होते हुए भी पराये पुरुष के साथ आपने संबंध बनाए। जैसे ही इशिका ने ये बात सुनी, उससे ऐसा लगा जैसे उसका रोम रोम गुस्सा और नफरत से कांप उठा।
वो अपनी मुट्ठी कसते हुए चुपचाप अपना सर नीचे कर बैठ गई। उसे इस बात का आभास हो गया कि ये इंसान इस शरीर का पिता है, जो भरी सभा में अपनी पुत्री को इस तरह बेइज्जत कर रहा है। जब राजा ने अभी भी उसे कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना, तो उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए ऐलान किया, राजकुमारी अरण्या, हम आपको दो विकल्प देते हैं, या तो आप राजकुमार उत्कर्ष से विवाह करें या फिर ये महल, ये राज्य छोड़कर इस नगर से दूर चली जाए। पर्दे के पीछे खड़ी 4 राजकुमारियों ने जैसे ही ये सुना, उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर ये जरूर पता चल गया कि इनके हृदय में राजकुमारी अरण्या के प्रति नफरत के भाव है। उनकी तिरछी मुस्कुराहट को इशिका ने देख लिया। राजा ने अपनी बात खत्म की तो उनके बगल में बैठी रानी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सभा में बैठे राजकुमार उत्कर्ष को देखते हुए बोली, धन्यवाद कीजिए राजकुमार उत्कर्ष का कि वे आपकी हरकत के बावजूद भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। रानी की बात सुन उत्कर्ष, जो देखने से बहुत ही शांत और समझदार लग रहे थे, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नीचे जमीन पर बैठे अरण्या को गौर से देखने लगे। एक पिता होने के नाते आपको एक आखिरी अवसर देते हैं कि आप राजकुमार उत्कर्ष से विवाह कर ले। अरण्या को कुछ ना बोलता देख रानी पर्दे के पीछे खड़ी हुई राजकुमारियों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सभी अपनी अपनी सोच में व्यस्त थे। तभी पूरे सभा में एक कमजोर और कर्कश की आवाज सुनाई दी, मुझे ये विवाह मंजूर नहीं, हमें आपका दूसरा विकल्प स्वीकार है। सभा में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डर डर कर रहने वाली राजकुमारी अरण्या भरी सभा में कुछ बोलेगी। और उन्हें झटका तो तब लगा जब उसने राजकुमार उत्कर्ष को अस्वीकार करके महल और नगर को छोड़कर बाहर जाना चुना। थैंक यू सो मच। चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड गिव योर फीडबैक। एपिसोड 3 काया हो तुम। अब आगे। पूरी सभा शांति से बैठी हुई थी। हर कोई आश्चर्य से सभा के बीचों बीच बैठ युवती को देख रहा था, क्योंकि कोई भी स्त्री इतना सब कुछ होने के बाद किसी सुरक्षित स्थान पर छुपने के बजाय उसे ठुकराकर अकेले बाहर जाना नहीं चाहेगी। महल की सभी दासियां और रानियों को भी पता था कि अरण्या उन्हें मैदान में किस हालत में मिली थी, लेकिन फिर इसमें भी उसे ही दोषी ठहराया गया। राजकुमार उत्कर्ष स्तब्ध होकर अरण्या को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हर वक्त उनके पीछे भागने वाली अरण्या उन्हें भारी सभा में अस्वीकार करेगी। उसकी बात पर धवलगढ़ के राजा वीरेंद्र गुस्से से उबल पड़े। वे अपने सिंहासन को कसकर पकड़ते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, राजकुमारी अरण्या, क्या आप अपना आचरण भूल चुकी हैं? आप जानती भी है महल के बाहर निकलने पर आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। अरण्या ने अपनी नजरें ऊपर की। उसकी नजरें देखकर तो एक पल के लिए राजा रानी और जिसने भी उसकी आंखों को देखा वो सब स्तब्ध रह गए। हमेशा झिलमिलाहट रखने वाली खूबसूरत सी आंखें इस वक्त नफरत और गुस्से से दहक रही थी। जहां हर कोई उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और पीड़ा देखना चाहते थे, उसके स्थान पर उसके अप्सरा जैसे चेहरे पर शून्य भाव और लाल आंखों में उबलती नफरत वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर परेशानी और डर पैदा करने के लिए काफी थी। राजा वीरेंद्र ने इससे पूर्व उसकी आंखों में ऐसी क्रूरता के भाव कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों में बगावत देख वो गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होते हुए तेज आवाज में कहा, ठीक है, यदि आपकी यह इच्छा है तो हम आपको अभी इसी वक्त इस नगर से बहिष्कृत करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके कुकर्मों का दुष्परिणाम हमारी बाकी पुत्रियों पर भी पड़े। ये सुनकर तो जैसे सभी रानी और राजकुमारियों के चेहरे पर चमक की आ गई, जैसे उनका वर्षों का सपना सत्य हो गया। राजा ने एक आखिरी दफा अरण्या को देखा, जो फिर से अपना सर नीचे किए उनका आदेश सुन रही थी। वो गुस्से से वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे बगल में बैठी हुई रानी भी चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए वहां से चली गई। धीरे धीरे कर पूरी जगह खाली हो गई। इशिका भी गहरी सांस लेने के बाद खुद को खड़ा करने के लिए तैयार करती है, क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से सुन्न थे। अरण्या की दासी भागते हुए उसके पास आए और उसे सहारा देकर खड़ी करते हुए सभा से बाहर ले गई। बड़े से कक्ष, बड़े से आईने के समक्ष खड़ी इशिका शून्य भाव के साथ खुद को देख रही थी। खूबसूरत सा गोरा चेहरा, लंबे काले कमर, लहराते बाल, बदन पर एक हल्के आसमानी रंग का लंबा सा वस्त्र जिसने उसके पूरे शरीर को हाथों से लेकर पैरों तक ढक रखा था। बहुत ही खूबसूरत सी तीखी आंखें, जिनकी खूबसूरती बढ़ाती हुई बड़ी और घनी पलकें, छोटी सी नाक, बहुत ही मुलायम चिकने गाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत से होंठ, जिनकी रंगत पूरी तरह से सफेद और होठों पर जमी हुई पपड़ियां साफ बता रही थी कि उसके होठों के साथ कितनी बेरहमी की गई है।
उसके चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त कमजोरी से सफेद पड़ा चेहरा, सूखी हुई आंखें और बंद गले वाले कपड़ों के बावजूद भी गले पर दिख रहे काले निशान उसके साथ हुई दरिंदगी का सबूत दे रहे थे। वह आईने में खुद को ऐसे देख रही थी जैसे अभी के अभी इस शरीर को आग लगा देगी। वह अभी आईने में खुद को देख रही थी कि अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने गुस्से से आईने में नजर आ रहे सफेद धुंध में खड़ी लड़की को देखा और अपने हाथों की मुट्ठी और कसकर बांध ली। धुंध में दिख रही लड़की ने उदासी से इशिका को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? कृपया मुझे माफ कर दो। उसकी माफी सुन इशिका को इतना गुस्सा आया कि उसने जोर से आईने में एक मुक्का मारा, जिससे आईना चटक गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, काया हो तुम काया? खुशी में अपनी जिंदगी जी ली और जब मौत से बदतर दिन आए तो वो जिंदगी मुझे दे दी। इशिका की बात सुन वह आत्मा आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ मैं हूँ काया, मैं सच में काया हूँ। अगर मैं हिम्मत करके कुछ घंटे और अपनी जान ना लेती तो शायद आज तुम ठीक होती। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसे आंसू बहाते देख इशिका चिल्लाते हुए बोली, आंसू बहाना बंद करो। कहते हुए उसने अपने बदन से कपड़े अलग कर दिए और अरण्या के सफेद बदन पर बने हुए काले नीले निशानों को देखते हुए बोली, बेशक ये निशान तुम्हारे जिस्म पर है, लेकिन इस जिस्म में आत्मा मेरी है और इसकी चोट शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा पर लगी है। मुझे खुद से तुम्हारे शरीर से नफरत हो रही है, घिन आ रही है मुझे इस शरीर से। धुंध में खड़ी लड़की आंसू बहाते हुए अपने जिस्म पर लगे चोटों को हैरानी से देखते रही। उसने एक बार फिर से रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। इशिका वहीं पर रखे हुए गुलदस्ते को आईने पर मारते हुए बोली, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। दफा हो जाओ यहां से। कहते हुए उसने टूटे हुए आईने में दिख रहे अपने शरीर के काले निशानों को रगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इशिका की आंखों से अभी तक आंसू बाहर नहीं निकले थे। उसने पूरे बड़े से आलीशान कमरे को तहस नहस कर दिया। वो गुस्से में हर चीज तोड़ रही थी। एक भी ऐसा सामान नहीं बचा जो उसके गुस्से का शिकार ना हुआ हो। मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी लाइफ। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना था। क्यों मुझे उसी जगह लाकर वापस खड़ा कर दिया? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना था। जितनी बार उसके होठों ने अपनी माँ का जिक्र किया, उसके सूखे हुए आंखों में आंसू बह गए। कमरे के बाहर खड़ी दासी लगातार आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी राजकुमारी को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह आकर उन्हें रोके। अरण्या के आंखों के आंसू उसके आंखों से बह रहे थे, जो आंसू अरण्या को बहाना चाहिए था। वो दरवाजे के पास छुपकर खड़ी दासी बहा रही थी। जब अरण्या की सांसें फूलने लगी तो वो वही बिस्तर के पास बैठ गई और जोर जोर से सांस लेते हुए बड़बड़ाने लगी, मुझे मिलना था उससे, उसकी गोद में सोना था, मुझे फिर से गले लगना था उसके। कहते हुए वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी उसके सामने चांदी के बर्तन में किसी ने पानी दिया। इशिका ने तुरंत पानी पी लिया और खुद को शांत करते हुए अपने सामने देखा। हल्के गुलाबी रंग के लबादे में खड़ी दासी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो देगी। उसके आंसू देख इशिका को उसकी जान लेने का दिल किया। उसने पानी का ग्लास जमीन पर फेंक दिया। उसका यूं गुस्सा करना दासी को डरा गया, क्योंकि उसकी मालकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। गुस्सा तो जैसे उन्हें कभी आता ही नहीं था। वो हर किसी से बहुत प्रेम से बात करती और अगर कोई उन्हें जोर से डांट भी दे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। दासी ने खुद को पीछे किया और अपना सर झुकाए हुए भरे गले से बोली, मालकिन हमें चलना चाहिए। कुछ देर बाद इशिका अपने कक्ष से बाहर आई और अरण्या की याददाश्त के अनुसार मुख्य द्वार की तरफ जाने लगी। भले ही उसके शारीरिक क्षमता सही से चल पाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और ना ही अपने आप को ऐसा दिखाया कि उसे किसी के सहारे की जरूरत है। महल के मुख्य द्वार से पहले महल के सभी सदस्य खड़े हुए अरण्या के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अरण्या को देखा, सबके सब हैरान रह गए। काले रंग के लंबे से वस्त्र में, सूखे हुए होंठ और सफेद चेहरे के साथ अपनी नजरें नीचे किए महल से बाहर आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी दासी हाथों में पोटली के साथ उसके साथ चल रही थी। किसी ने भी उसकी हाथों की पट्टी पर ध्यान नहीं दिया। अरण्या उनमें से किसी से ना तो बात करना चाहती थी और ना ही एक भी पल उनके करीब रहना बर्दाश्त कर पा रही थी। वह अपना सर नीचे किए राजा रानी राजकुमारी और राजकुमार उत्कर्ष को बिना देखे आगे बढ़ने लगी। तभी उस बड़े से जगह में रानी की गुस्से भरी आवाज गूंजी,
क्या अपनी इज्जत के साथ अपना आचरण भी किसी को दे आए हो? इस दुस्साहस का क्या अर्थ समझे हम? रानी की बात सुन इशिका ने अपने हाथों में लिए हुए खंजर पर पकड़ कशी कर ली, लेकिन अपनी नजरें ऊपर नहीं की। राजा ने निराशा से अरण्या को देखा और उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमें ऐसी पुत्री से आचरण की कोई आशा नहीं, किंतु एक पिता होने के नाते हम तुम्हें एक अंतिम उपहार देना चाहेंगे। अरण्या अपना सर नीचे किए राजा की तरफ घूमी और अपना हाथ आगे कर प्रणाम की मुद्रा में झुक गई। राजा ने आगे कहा, बाहर तुम्हारी घोड़ा गाड़ी खड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी तुम्हें नगर के बाहर सुरक्षित छोड़ देगी। उसके पश्चात उसमें रखी हुई मुद्राओं और विशेष वस्तुओं को लेकर अपना जीवन यापन कर सकती हो। इशिका ने नफरत से राजा वीरेंद्र को देखा और फिर नजरें नीचे करते हुए अपने दांत भींच लिए। राजा वीरेंद्र चेहरे पर गंभीरता और क्रोध लिए अरण्या की तरफ घूमे और उसे देखते हुए बोले, यदि हमने तुम्हारी मां को तुम्हारा ध्यान रखने का वचन न दिया होता तो हमें तुम्हें मृत्युदंड देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। उनकी बात सुन इशिका ने अपने झुकाए हुए हाथ नीचे कर लिए और अपना सर नीचे किए हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। एक महाराज होने से पूर्व पिता है तुम्हारे, इसलिए हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं और तुम्हारे इतने बड़े कुकर्म के बाद भी इस नगर से बाहर सुरक्षित भेजने का इंतजाम करवा दिया। इशिका का तन बदन गुस्से से कांप उठा। आज उसके बाद इतनी ताकत नहीं थी कि वह इस शख्स का सर धड़ से अलग कर सके, लेकिन अगर उसे कभी उसका मौका मिला तो सबसे पहले इस शरीर के पिता को ही मारेगी, उसके बाद किसी की बारी आएगी। अपने गुस्से से कांपते हुए अपने मन में कहा, नफरत है मुझे इस शब्द से। जहां हर कोई महल की लाडली राजकुमारी को बेइज्जत होते देख खुश थे, वहीं राजकुमार उत्कर्ष अपना हाथ बांधे गौर से अरण्या की हर एक हरकत को देख रहे थे। छोटी बात पर बिलखने वाली अरण्या आज इतनी जलील और अपमानित होने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं बहा। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कब तक अपने अंदर के गुस्से को दबा कर रख सकती थी। उसने अपना हाथ आगे किया और झुकते हुए दांत पीसकर कर्कश स्वर में बोली, आज्ञा दीजिए नवलगढ़ के राजाधिराज। अरण्या की याददाश्त का कुछ हिस्सा उसे याद आ चुका था। महाराज को इस तरह संबोधित किए जाने पर हर कोई चौंक गया, क्योंकि आज तक जो अरण्या अपने पिता का प्रेम पाने के लिए अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नर्म और प्रेम से संबोधित करने की कोशिश करती थी, कि शायद उसके इस प्रकार के व्यवहार से उसके पिता थोड़ा सा प्रेम उसे मिल जाए। लेकिन हर बार अरण्या को उनका रुखा व्यवहार ही मिलता। महाराज का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से भर गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अरण्या ने अपनी नजरें ऊपर की और वीरेंद्र प्रताप के आंखों में देखने लगी। उसे अपने पिता से नजरें मिलाते देख दोनों रानियां और राजकुमारियां इतनी ज्यादा हैरान थी कि अचंभे से उन सब के मुंह खुल गए। अरण्या उनकी आंखों में नफरत और गुस्से से देखते हुए बोली, उम्मीद है कि फिर से आपकी मुलाकात अरण्या से कभी ना हो। उसकी बात सुन चारों राजकुमारियों और रानियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी राजा के समक्ष इस तरह बातें करने की हिम्मत नहीं की थी। राजकुमार उत्कर्ष भी अवाक थे। अरण्या ने अपना हाथ नीचे किया और वहां खड़े सभी लोगों को अपने कठोर नजरों से देखते हुए उनका चेहरा अपनी नजरों में बसाकर वहां से मुख्य द्वार की तरफ तेजी से चली गई। रानी और वहां मौजूद चारों राजकुमारियां जो रनिया से मिलकर उसे ताना मारने के लिए बेताब थी, उसे अपनी तरफ बिना देखे जाता देख उनकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। शाही लोगों से दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत जो अरण्या का कब से अपनी तरफ देखने का इंतजार कर रही थी, उसे बेरुखी से जाते देख उनकी आंखों से आंसू बह गए। सफेद धुंध में खड़ी अरण्या की आत्मा बेचारगी से बूढ़ी औरत को देखती रह गई। थैंक यू सो मच बेबे। एपिसोड 4 कौन हो तुम। अब आगे। रात का वक्त। अपने बड़े से कक्ष में राजा वीरेंद्र खिड़की के पास खड़े एकटक चांद को निहार रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा के भाव और चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरी सोच में हैं। तभी उनके कक्ष में सेनापति आए और अपना सर झुकाकर उनका अभिवादन करते हुए बोले, महाराज राजकुमारी अरण्या कहीं गायब हो गई। सेनापति पर बात वीरेंद्र प्रताप के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या तुम वहां नहीं थे सेनापति? नाराजगी और गुस्से भरी आवाज सुन सेनापति ने गंभीर भाव से अपना सर नीचे झुकाए हुए कहा, महाराज हम उन्हीं के साथ थे, किंतु जब हम नगर के बाहर पहुंचे तो राजकुमारी और उनकी दासी दोनों ही घोड़ा गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने एक पोटली सोने के सिक्के के अलावा घोड़ा गाड़ी से कुछ भी नहीं लिया। सेनापति की बात सुन राजा को आभास हो गया कि अरण्या घोड़ा गाड़ी स्वयं छोड़ी होगी। वो बिल्कुल शांत पड़ गए, क्योंकि उन्हें आज प्रातःकाल से अपनी पुत्री का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था।
सेनापति ने अपना सर झुकाते हुए घुटनों पर बैठकर माफी भरे लहजे में कहा, महाराज, हमें दंडित करें। हम आपके आदेश का पालन करने में असफल रहे। राजा वीरेंद्र ने अपनी नजरें फेर ली और बड़ी सी खिड़की से चांद को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर की शांति के बाद उन्होंने फिर से कहा, ठीक है, जाओ यहां से, हमें आवश्यकता नहीं है ऐसी पुत्री की जिसके हृदय में अपने पिता का मान सम्मान न हो। महाराज की बात सुन सेनापति सीधे खड़े हो गए और जाने से पहले एक बार पुनः बोले, क्षमा चाहेंगे महाराज, किंतु हमें राजकुमारी अरण्या के साथ हुई घटना की पुनः जांच करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें उनका कोई दोष होगा। राजा वीरेंद्र गुस्से से उनकी तरफ पलटते हुए तेज आवाज में बोले, कहना क्या चाहते हैं आप सेनापति? सेनापति ने बिना हिचकिचाए अपना पक्ष रखा। महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य है कि राजकुमारी अरण्या के साथ गलत हुआ है। किसी ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। सैनिकों का कहना है कि वह जंगल में नदी के किनारे सिर्फ एक चादर में लिपटी हुई मृतक की अवस्था में पड़ी मिली। वैद्य से जांच पड़ताल करने के पश्चात हमें यह भी पता चला कि उन्हें कोई द्रव्य पिलाया गया था, जिसके कारण वे ना तो स्वयं को बचा सकी और ना ही मदद के लिए किसी को बुला सकी। सेनापति की बात सुनकर राजा को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। उन्होंने क्रोध से उसकी तरफ तलवार निकालकर सेनापति के गर्दन पर रखते हुए कहा, तो फिर आपने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? क्षमा करें महाराज, किंतु आप इतने क्रोधित थे कि आपने किसी की बात ही नहीं सुनी। हमने महारानी सामंथा तक ये खबर पहले ही पहुंचा दी थी। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी नजरें फेर ली और गुस्से में बोले, सामंथा को हमारे समक्ष पेश किया जाए शीघ्र, और पूरे नगर में उसकी तलाश करो। वह जहां भी मिले उसे कैसे भी करके महल वापस लेकर आओ। तभी वहां किसी की कमजोर आवाज गूंजी, किंतु महाराज, यदि ये समाचार यहां से बाहर गया तो आपके सिंहासन को खतरा हो सकता है। सेनापति ने सर झुकाते हुए द्वार की तरफ घूम गए, जहां एक वृद्ध स्त्री शाही लिबाज में खड़ी हुई थी। उसके झुर्रीदार चेहरे पर कुटिलता साफ झलक रही थी। बड़ा सा जंगल, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ पौधे जो रात के अंधेरे में उस जंगल को काफी डरावना बना रहे थे। पत्तों की सरसराहट और पानी की आवाज के साथ किसी के तेज कदमों की चाप लगातार सुनाई दे रही थी। इशिका जंगल के बीचों बीच रुकते हुए अपने से लगभग 1 कोस की दूरी पर बनी पहाड़ी को देखते हुए अपने धीमे कदम उस तरफ बढ़ा रही थी। तभी उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तीखी और कठोर नजरों की पुतलियां इधर उधर हिलाई। कुछ पल के लिए उसके कदम रुके, लेकिन फिर अपने हाथों में लिए खंजर पर पकड़ कसते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इशिका का पीछा कर रहा शख्स तेज कदमों से उसके पीछे भागा, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। जब उसने अपनी गर्दन पर खंजर महसूस किया, वो शख्स गर्दन के किनारों पर चाकू गड़ाते हुए बोली, मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आना। कहते हुए वो शख्स सामने आ गया। उसके सामने खड़ी दासी अवाक होकर आंखें बड़ी किए सामने खड़ी अपनी राजकुमारी को देख रही थी, जिसने आज से पहले एक फल नहीं काटे थे। वो खंजर चला रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, मालकिन, बाल्यकाल से ही आपके साथ हूं। यदि आप हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती तो फिर हमें यही मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि हम अपनी मां को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती। उसकी बात सुन इशिका ने बिना पलके झपकाए तुरंत ही उसकी गर्दन दबाते हुए पेड़ से सटाकर बिना हिचकिचाहट के बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले तो दासी ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर अपनी मालकिन की बात सुनकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और कसकर मुट्ठी बांधकर मरने के लिए तैयार हो गई। इशिका ने कसकर उसकी गर्दन दबा दी। दासी अपनी आंखें भींचे हुए बिना शोर किए चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। उसे तकलीफ बहुत हो रही थी, लेकिन अपने वचन को तोड़ने से अच्छा उसके लिए अपनी मृत्यु स्वीकार करना था। इशिका ने अचानक उसे झटक दिया, जिससे दासी पेड़ के दूसरी तरफ लड़खड़ाते हुए गिर गई। उसके हाथों की पोटली नीचे गिर गई। इशिका ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और चेहरे पर शून्य भाव के साथ आगे बढ़ गई। दासी जोर जोर से सांसें लेते हुए अपनी मालकिन को देखने लगी और जब उसने उसे जाते देखा तो उसने झट से पोटली उठाए और अपने आप को संभालते हुए उनके पीछे भागी। अरण्या आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वह अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपने हाथों में लिया हुआ बड़ा सा खंजर निकाला और पीछे घूम गई। पीछे आ रही है दासी ने जब उसे खंजर निकालते देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसे लगा कि मालकिन उसे सच में जान से मारना चाहती है। वो अभी सोच ही रही थी कि अरण्या हाथों में खंजर मजबूती से पकड़े भावहीन चेहरे के साथ तेजी से उसकी तरफ दौड़ी।
दासी के हाथों से पोटली नीचे छूट गई। वह अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी रह गई। दासी कुछ कर पाती उससे पहले अरण्या उसके पास पहुंच गई और उसे धकेलकर दूसरी तरफ गिरा दिया, जिससे दासी के पीछे आ रहे काले तेंदुए का पंजा इशिका की बाहों पर लग गया। दासी ने हैरानी से तेंदुए को देखा और फिर अरण्या के बाजू से निकल रहे खून को देखने लगी। इशिका तुरंत ही उठकर भागने लगी। तेंदुआ भी गुर्राते हुए उसके पीछे भागा। इशिका की बॉडी भले ही कमजोर थी, लेकिन उसका जज्बा नहीं। उसने सामने आ रहे एक पेड़ पर पैर रखकर चढ़ते हुए उल्टा फ्लिप किया और अपने पीछे से आ रहे काले तेंदुए की गर्दन पर चाकू से वार करते हुए जमीन पर आराम से अपने हाथ टिका लिए। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए वहीं बैठ गई, क्योंकि इतनी सी हरकत के बाद उसके शरीर में बेतहाशा पीड़ा हो रही थी, जो उसकी जान निकाल रहा था। उसके शरीर का दर्द किसी चाकू और बाघ के पंजों से भी ज्यादा भयानक था। उसने खुद को संभाला और सीधी खड़ी होकर गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर लगे खून को पोंछकर उस काले तेंदुए को देखने लगी, जो दर्द से छटपटाता हुआ जमीन में पड़ा था। इशिका ने कुछ देर उसे दर्द से छटपटाते हुए देखा और फिर पास ही बह रही नदी के किनारों पर जाकर कुछ खोजने लगी। कुछ देर खोजने के बाद उसे वह पौधा मिला। उसने पूरे पौधों को बेदर्दी से उखाड़ लिया और उनकी पत्तियां तोड़ते हुए हाथों से मसलकर तेंदुए के पास आकर बैठ गई। तेंदुआ अपना हाथ चलाते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गर्दन में खंजर फंसे होने के कारण वो हिल भी न सका। इशिका ने तेंदुए की गर्दन से खंजर निकाला और अपने हाथों से मसली हुई पत्तियों को उसके घाव पर लगाते हुए अपने कमर में बंधे सफेद पट्टी को खोलकर उसकी गर्दन पर बांध दिया। तेंदुए को दर्द से थोड़ी राहत मिली। उसने जमीन पर पड़े हुए इशिका को गौर से देखा तो इशिका गहरी सांस लेते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर खड़ी हो गई और एक नज़र जमीन पर पड़ी हुई दासी को देखा। फिर बिना कुछ कहे अपने धीमे कदमों से साथ खून से सना खंजर को लिए आगे बढ़ गई। वो अभी अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि उसे दासी की डर और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? इतना सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसे रुकता देख दासी भागते हुए उसके पास आई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरी मालकिन कहाँ है? इशिका अपने कठोर चेहरे के साथ पीछे मुड़ी और उसे जानलेवा नजरों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। दासी उसकी खतरनाक नजरों को देखकर डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे होती हुई एक पेड़ से सट गई। उसने डरते हुए हकला कर कहा, बताओ क्या किया तुमने मेरी मालकिन के साथ? तुम मेरी मालकिन नहीं हो। बताओ मेरी राजकुमारी अरण्या कहाँ है? इशिका ने अपने हाथों में लिए खंजर दासी के कान के पास पेड़ पर मारते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोली, मर गई तुम्हारी मालकिन। उसकी बात सुन दासी की आंखों से आंसू बह गए। उसने रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उन्हें मार दिया। इशिका ने अपने दांत भींच लिया और खंजर उसके कंधे में धंसाते हुए बोली, कायर थी वो, खुद जान ले ली उसने। दासी दर्द से चीखते हुए खंजर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इशिका अपने दांत पीसते हुए दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर बोली, दूर रहो मुझसे, नहीं तो तुम्हारी मालकिन के किए की सजा तुम्हें मिलेगी। समझ आया ना? कहकर उसने झटके से उसे छोड़ दिया और वहां से बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से चली गई। दासी दर्द से छटपटाते हुए सूखे पत्तों और पेड़ के करीब पड़ी रोने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो। उसने सुबकते हुए इधर उधर देखा तो उसके कानों में एक बहुत महीन और दर्द भरी आवाज पड़ी, गिन्नी, उसका साथ मत छोड़ना। हमारी विनती है तुमसे, तुम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगी। गिन्नी ने हैरानी से चारों ओर देखा और सुबकते हुए बोली, मालकिन, मालकिन कहाँ हो आप? गिन्नी, हमारी आखिरी विनती है तुमसे, उसका साथ मत छोड़ना। कभी भी, चाहे जो भी हो, किसी भी कीमत पर तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी। वचन दो हमें गिन्नी, वचन दो। उनकी दर्द भरी आवाज सुन उसने हुए अपना सर हिला दिया और चारों तरफ देखते हुए पोटली उठाकर उसके पीछे भागने लगे। इशिका नदी के किनारे खड़ी हुई पानी में बन रहे अपने प्रतिबिंब को गौर से देख रही थी। चांद की शीतल रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिससे जंगल का साफ पानी चमक रहा था। इशिका ने अपने कंधे से निकल रहे खून को देखा और बिना किसी भाव के काले रंग का लंबा सा वस्त्र उतार दिया। काले रंग के वस्त्रों में छुपा हुआ उसका कोमल सफेद बदन काफी आकर्षक लगा। उसने ऊपर आंतरिक वस्त्र और नीचे एक पजामा पहन रखा था। उसकी दुबली पतली काया, वो काले निशान वक्त के साथ कम होने के बजाय गहराते जा रहे थे। उसने जैसे ही अपने बदन से कपड़े अलग किए, उसके हाथों, गर्दन, सीने और पूरे शरीर पर बने काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके बदन पर वो निशान किसी कालिक से बना दिए हो।
उन निशानों को देखकर वह अपने चोट पर मरहम लगाना भूल गई। उसके मस्तिष्क में उस रात का चित्र घूमने लगा, जब उसे अपने शरीर पर किसी की छून महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स इस वक्त भी उसके साथ वही कर रहा है। वह अपने जहन से उसकी गंदी छुअन निकाल नहीं पा रही थी। कहने को तो शरीर अरण्या का था, किंतु उसने जो घृणा और जो दरिंदगी महसूस की, उससे उसकी आत्मा तक बिखर गई। भले ही अरण्या की आंखों से आंसू न बह रहे हो, लेकिन इशिका बीतते वक्त के साथ अपना दम तोड़ रही थी। उसने अपने बदन पर बने हुए काले निशानों को रगड़ना शुरू कर दिया। वो उस हैवान की छुअन से आजाद होना चाहती थी। वह अपने शरीर पर उसके ठंडे हाथ महसूस कर उन सभी स्थानों को जोर जोर पर मारने लगी जहां जहां उसे उसका एहसास हो रहा था। वो अपने बदन को नदी के पानी से साफ करते हुए बड़बड़ाने लगी। दूर रहो मुझसे, दूर हटो, डोंट टच मी यू बास्टर्ड, स्टे अवे फ्रॉम मी। चिल्लाते हुए वह पानी में जाकर अपने पूरे बदन को बुरी तरह से घिसने लगी। सफेद रोशनी में चमक रहा उसका सफेद बदन पूरी तरह खून से लाल हो गया। उसके कंधों से बहता हुआ खून पानी में बहने लगा। उसके पूरे शरीर पर खून के निशान और नदी में बहता हुआ खून उसकी घृणा और उस रात की गहरी चोट को बता रहे थे। दासी अपने मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रोने लगी। इशिका की हालत बहुत खराब थी। अचानक दासी के हाथों से पोटली छूट गई। वह जल्दी से इशिका की तरफ भागी। थैंक यू सो मच। एपिसोड 5। 5 वर्ष बाद। अब आगे। इशिका का शरीर पानी के अंदर चला गया। दासी दौड़ते हुए झट से पानी में गई और इशिका को खींचते हुए मुश्किल से बाहर निकाला। वह अपने चोट की परवाह किए बगैर इशिका को पत्थर के सारे टिका कर बैठा दिया। उसे उसके घायल शरीर को छूने से भी डर लग रहा था। उसने कांपते हाथों से इशिका की नाक के नीचे उंगलियां लगाकर उसकी सांसों की जांच की। तो उसकी शादी चल रही थी। एक पल के लिए उसे राहत मिली, फिर जैसे ही उसने अपनी मालकिन का शरीर देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने झट से नदी के किनारे पर पड़ा खंजर उठा लिया और दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए इशिका के आगे बैठकर कांपते हुए सहमी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद इशिका की आंखें खुली तो उसे अपने शरीर पर जलन और दर्द महसूस हुआ। उसने दोबारा अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन अगले पल अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए अपने सामने बैठी दासी के कांपते शरीर को देखने लगी। उसे देखकर एक बार फिर इशिका की आंखें ठंडी हो गई। फिर उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई तो नदी के किनारों पर नीले रंग का वही तेंदुआ लेटा हुआ दिखाई दिया। उसने दोबारा दासी की तरफ देखा, जो उसके आगे कैप्ते शरीर के साथ हाथों में खंजर लिए ढाल बनकर सामने बैठी हुई थी। जब दासी ने अपने पीछे हलचल महसूस की तो उसने घबराकर अपना सिर कर पीछे किया और फिर डरते हुए उससे दूर हट गई। इशिका की नजर उसके डरे चेहरे पर ना होकर उसके कंधे पर थे, जहां से रिसता हुआ खून उसके गुलाबी रंग के वस्त्र को लाल कर रहा था। 5 वर्ष बाद। अंधेरे जंगल के ऊपरी छोर पर खड़ा एक साया, जिसका काले रंग का साधारण सा वस्त्र हवा के साथ पीछे लहरा रहे थे। लहराते हुए काले बाल जो पीछे की तरफ हल्के से बंधे हुए थे। वो अपना हाथ पीछे बांधे ठंडी और क्रूर नजरों से नीचे बसे बड़े से राज्य को देख रही थी। राज्य रात के अंधेरे में जलते हुए थोड़ी बहुत मसाले और बड़े बड़े महलों और घरों से निकल रही रोशनी साम्राज्य की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। बीतते वक्त के साथ इशिका का चेहरा और उसका शरीर और भी खूबसूरत और सुडौल हो चुका था, किंतु चांद की रोशनी में चमक रहे उसके खूबसूरत चेहरे पर ठंडे भाव और आंखों में क्रूरता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके आसपास का व्यक्तित्व इतना डरावना और खतरनाक था कि उसकी सिर्फ एक ठंडी नजर और लोगों की बोलती बंद। एक 18 साल की लड़की ने अपना सब कुछ गंवा दिया। लोगों ने उसका साथ देने के बजाय उसका बहिष्कार कर दिया। बिना सच्चाई जाने उसे एक वेश्या का दर्जा दे दिया। अचानक वो अपने बाएं कंधे को बुरी तरह से मसलने लगी, जैसे कुछ चुभ रहा हो उसमें। आज खुशी के अवसर में बुलाया जा रहा है उस अरण्या को, जो मर चुकी है सालों पहले। वो अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से बोली, आऊंगी, जरूर आऊंगी तुम्हारे नगर, लेकिन तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी खुशियों के साथ दफन करने के लिए। फिर आसमान में चमकते चांद और सितारों को देखते हुए एक सनकी की तरह धीमे धीमे हंसते हुए बोली, कहा था मैंने, मुझे जिंदगी देने के लिए तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगी। देखो आज तेरे लोग मेरी मौत की दुआएं मांग रहे हैं तुझसे। वो अपने कंधे पर बुरी तरह से मारते हुए दांत पीसकर आगे बोली, घमंड और हैवानियत से भरी उनकी आंखों में डर देखूंगी मैं। ये रानियां और राजकुमारियां हाथ जोड़ेंगी मेरे सामने। कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगी। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
ढूंढ लूंगी एक दिन तुझे, और अगर मार ना पाए तुझे तो तुझे तेरी गलती का एहसास जरूर करवाऊंगी। कहते हुए वो पागलों की तरह फिर से अपने कंधे पर जोर जोर से मारने लगी। उसके लाल होंठ बहुत अजीब तरह से हरकतें कर रहे थे। खूबसूरत लंबी पलकों वाली लोमड़ी जैसी आंखों में क्रूरता और सब कुछ खत्म करने का पागलपन उसके आसपास के वातावरण को बहुत ही खतरनाक और डरावना बना रहे थे। तभी उसे अपने सामने अंधेरे में सफेद धुंध में खड़ी अरण्या खूबसूरती से सफेद लिबाज में दिखाई दी। उसे देखने के बावजूद भी उसने अपने कंधे मसलने बंद नहीं किए। अरण्या ने महीन आवाज में डरते हुए पूछा, तुम क्या करने वाली हो इशिका? इशिका ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, वही जो मैंने तुम्हें बताया था। उसकी बात सुन उसके चेहरे पर डर और घबराहट दिखने लगी। इससे आगे अरण्या कुछ कहती, इशिका तुरंत वहां से चली गई। सुबह का वक्त। इशिका नगर की सीमा के बाहर कंधे पर एक पोटली टांगे काले रंग के लिबाज में चेहरे पर शून्य भाव और गहरी आंखों से राज्य के अंदर हो रही हलचल को देख रही थी। सीमा पर सेनापति जो कुछ सैनिकों से बात करने आए थे, एकाएक ही उनकी नजर द्वार की सीमा पर पड़ी। वह तुरंत ही अपने घोड़े से उतरकर जल्दी से बाहर आए और इतने वर्षों बाद राजकुमारी अरण्या को वापस देख हमेशा गंभीर रहने वाले उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। लेकिन फिर जब उन्होंने उसके चेहरे की कठोरता, आंखों की क्रूरता और उसके काले लिबाज को देखा, तो उनके चेहरे की खुशी जैसे कहीं गायब सी हो गई। उन्होंने तुरंत ही अपने कदम रोक लिए और अपनी नजरें झुकाते हुए रास्ते से हटकर उसे अपने साथ चलने को कहा। इशिका ने ठंडी नजरों से सेनापति को देखा और फिर अपने कदम राज्य के अंदर बढ़ा दिए। नगर में इशिका ने जैसे ही प्रवेश किया, सीमा पर मौजूद सभी सैनिक हैरानी से उसे देखने लगे। दिन का दूसरा प्रहर होने के कारण नगर के अंदर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ दुकानों से सामान ले रहे थे तो कुछ सामान बेच रहे थे। कोई झुंड में खड़ा एक दूसरे से बातें कर रहा था तो कोई अपने घर की दीवारों को रंग रहा था। आज पूरे राज्य में आम दिनों से ज्यादा चहल पहल थी, जिसे देखकर बिना कहे ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज राज्य में कुछ तो खास है। अभी अरण्या अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि सेनापति भागते हुए आए और सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, राजकुमारी आप उसमें चलें। महाराज का आदेश है कि आपको सम्मान पूर्वक महल में लाया जाए। इशिका बिना कुछ कहे अंदर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही सैनिक ने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। सेनापति भी गाड़ी के पीछे पीछे अपने घोड़े पर बैठकर कुछ सैनिकों के साथ महल की तरफ चल दिए। अंदर बैठी हुई इशिका घोड़ा गाड़ी के खुले हुए पदों में से बाहर कानाफूसी कर रहे लोगों को शून्य भाव से देख रही थी। उसने घोड़ा गाड़ी के पर्दे गिरा दिए और पीछे सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। थनकू आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो बिना लाइक कमेंट किए मत जाना। एंड दैट्स माय ऑर्डर तारांकन अंडरस्कोर बेबे।